वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई मामले में पाकिस्तान की हकीकत सामने आ गई है। पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने असेंबली में खड़े होकर बयान दिया कि अभिनंदन की रिहाई पाकिस्तान ने डर के मारे की थी। डर था भारत का और मोदी का। सादिक ने यहाँ तक कहा कि उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी कहा कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारत के खौफ में भारत को खुश करने के लिए छोड़ा था। भारतीय वायुसेना के इस जाबाज पायलट ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसकर उसके F-16 को मार गिराया था। इसके बाद अभिनंदन को पाक में बंदी बना लिया गया। बाद में पाकिस्तान ने पूरी इज्जत के साथ अभिनंदन को रिहा कर दिया था। निकिता हत्याकांड में आरोपी तौसीफ पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस के पास उसके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस ने वो देसी कट्टा भी बरामद किया जो उसने वारदात के समय इस्तेमाल किया था और भागने की जल्दी में मौके पर छोड़ गया। पुलिस ने वो I-20 कार भी अपने कब्जे में ली है जिसका इस्तेमाल वारदात के लिए किया गया था। तौसीफ का मोबाइल फोन पुलिस को अब तक नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि उसने सबूत मिटाने के लिए अपना फोन तोड़ दिया और उसे किसी अज्ञात जगह पर फेंक दिया। क्राइम ब्रांच की टीम फोन को बरामद करने के लिए उस जगह के लिए निकली जहां उसने फोन फेंकने का दावा किया था। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक वो निकिता के परिवार से उसका फोन लेकर उसे फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजेगी। इस बीच क्राइम ब्रांच की टीम ने तौसीफ और रेहान को साथ बिठाकर पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि वारदात की प्लानिंग कैसे की गई, हथियार कहां से आया और अगर वो निकिता को अगवा कर लेते तो उनका आगे क्या प्लान था। हरियाणा पुलिस ने इस केस के लिए खास सरकारी वकील नियुक्त किया है। पुलिस 30 दिन के अंदर इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी। हरियाणा सरकार ने निकिता मर्डर केस की जांच के लिए SIT बनाई है। बुधवार को उसने जांच शुरू कर दी है। पहले दिन SIT की टीम ने घर वालों का बयान दर्ज नहीं किया। जांच का दायरा 2018 तक जाएगा जब तौसीफ ने निकिता को किडनैप किया था और निकिता के परिवार ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, लेकिन दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया और निकिता के परिवार ने केस वापस ले लिया था। बिहार चुनाव प्रचार में विरोधी पार्टियों पर जमकर हल्ला बोल रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना की चपेट में आ गई हैं। स्मृति ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है और अपने संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। स्मृति ईरानी ने मंगलवार को गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित किया था। स्मृति से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और स्टार प्रचारक शाहनवाज हुसैन भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में राजधानी में 5,673 मरीज सामने आए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले कभी भी एक दिन में मरीजों की संख्या 5,000 तक नहीं पहुंची। वहीं 24 घंटे में 40 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कुल कोरोना मामले 3,70,000 के पार हो चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना के आंकड़े नीचे आते दिख रहे हैं। 24 घंटे में यहां करीब 2,500 नए मामले सामने आए, जबकि 35 लोगों की मौत हो गई। वहीं केरल में कोरोना संक्रमण के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में राज्य में करीब 9,000 मरीज सामने आए, जबकि एक दिन में 27 मरीजों ने दम तोड़ दिया। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्र सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया है। केंद्र के मुताबिक ये ऐप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत रिकॉर्ड 21 दिनों में तैयार किया गया था और इसकी गुणवत्ता और उपयोगिता को लेकर कोई शक नहीं होना चाहिए। सरकार का दावा है कि ऐप को लेकर कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है और इसे इस्तेमाल करने वालों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच कोरोना का खतरा और गहरा रहा है। रिसर्च में दावा किया गया है कि प्रदूषण के माहौल में कोरोना वायरस हवा में देर तक रह सकता है। बोस्टन में हुई रिसर्च के हवाले से लंग केयर फाउंडेशन का दावा है कि बढ़ते प्रदूषण से संक्रमण की दर में इजाफा होगा। वहीं ICMR ने प्रदूषण के चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर बढ़ने के खतरे से पहले ही आगाह किया है। NIA ने बुधवार को टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापों की जद में ज्यादातर NGO आए हैं। NIA सूत्रों के मुताबिक इन्हें पाकिस्तान, यूरोप और फिजी जैसे देशों से बिना मंजूरी के आर्थिक मदद मिल रही थी।
बिहार में बुधवार को पहले चरण के चुनाव के लिए वोट डाले गए। 16 जिलों की 71 सीटों पर कुल 54% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा करीब 60% मतदान बांका में और सबसे कम करीब 47% मतदान मुंगेर में हुआ। पहले दौर की वोटिंग के दौरान छिटपुट मामलों को छोड़कर कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन रोहतास में पोलिंग बूथ पर कतार में खड़े एक बुजुर्ग मतदाता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पहले दौर के चुनाव में बिहार में कुछ जगहों पर मतदान का बहिष्कार भी किया गया। भोजपुर में पुल की मांग कर रहे 2 गांवों के लोग वोट नहीं डालने पर अड़े रहे। बक्सर में भी सड़क के लिए आंदोलन कर रहे लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। वहीं कैमूर में कई गांव के लोगों को 1200 फुट ऊंचे पहाड़ से नीचे उतरकर वोटिंग के लिए आना पड़ा। कुल वोटिंग के दिन ही पीएम मोदी ने बिहार में ताबड़तोड़ 3 चुनावी रैलियां की। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और फिर पटना में हुई रैली में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर तीखे हमले किए, लेकिन पीएम के सबसे ज्यादा निशाने पर रहे तेजस्वी यादव और आरजेडी की पिछली सरकारें। नाम लिए बिना पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहा। पीएम ने यह भी कहा कि महामारी के दौर में अगर जंगल राज वाले आ गए तो ये बिहार के लिए दोहरी मार होगी। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है पैसा हजम, परियोजना खत्म। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बिहार में दूसरे दौर के प्रचार में उतरे। राहुल ने पश्चिमी चंपारण और दरभंगा में 2 रैलियां की। राहुल के निशाने पर मोदी सरकार रही। रोजगार, अर्थव्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर राहुल ने पीएम मोदी पर तीखे हमले किए। लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे मजदूरों का मसला उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री ने कोई इंतजाम नहीं किया और मजदूरों को पैदल जाने पर मजबूर होना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 22 दिन की लड़ाई है। किससे लड़ाई है? 22 दिन की लड़ाई उन्होंने मजदूरों से की। कोरोना से नहीं मरे, भूख से मर गए। पहले दौर के चुनाव में बीजेपी ने राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को राहुल के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। इसके मुताबिक राहुल ने मतदान के दिन वोट मांगकर चुनाव के नियम तोड़े हैं। राहुल गांधी ने बुधवार सुबह ट्वीट करके लोगों से महागठबंधन के लिए वोट करने की अपील की थी। बुधवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी प्रचार में उतरे। तेजस्वी ने गोपालगंज और छपरा में रैलियां की और ऐलान किया कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है। तेजस्वी ने दावा किया कि पहले चरण में आरजेडी के पक्ष में एक तरफा वोटिंग हुई है और लोग बेरोजगारी, कारखाने और पलायन के मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। छपरा में तेजस्वी ने अपने पिता लालू प्रसाद के अंदाज में जनता को भोजपुरी में संबोधित किया। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस की बर्बरता को लेकर नीतीश सरकार घिरती जा रही है। विरोधियों ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की तुलना अंग्रेजी राज के जनरल डायर से कर दी। चिराग ने इस घटना के लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया और जांच की मांग की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी मुंगेर कांड को जनरल डायर जैसी कार्रवाई बताया है। वहीं पप्पू यादव भी इस वारदात को जलियांवाला बाग से जोड़कर नीतीश पर हमलावर हैं। मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव को लेकर सियासत सरगर्म है। बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सांची और अनूपपुर की रैलियों में कमलनाथ पर ताबड़तोड़ हमले किए। सांची की रैली में शिवराज के साथ उमा भारती भी शामिल हुई। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ सरकार उन्होंने नहीं गिराई, बल्कि खुद कमलनाथ की कमियों के चलते गिरी। उधर कमलनाथ भी उपचुनाव में ताकत झोंक रहे हैं। बुधवार को कमलनाथ ने ग्वालियर में रैली की और शिवराज सिंह पर जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने का आरोप लगाया। वहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी एमपी में प्रचार करने पहुंचे। मुरैना की रैली में पायलट ने बिना नाम लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पाला बदलने को लेकर निशाना साधा।
इंदौर में उपचुनाव से जुड़े विवाद को लेकर हंगामा मच गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई के विरोध में बुधवार को प्रदर्शन हुए। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता डीआईजी दफ्तर पहुंच गए और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेवजह प्रताड़ित कर रही है। नए भूमि कानून को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत सुलग गई है। बुधवार को पीडीपी ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीडीपी का आरोप है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों से खिलवाड़ किया जा रहा है और इलाके की पहचान पर संकट खड़ा हो गया है। वहीं बीजेपी ने पीडीपी के प्रदर्शन को ढकोसला करार दिया और कहा है कि नए कानून से जम्मू कश्मीर में विकास का रास्ता खुलेगा। पंजाब के होशियारपुर में 6 साल की बच्ची से रेप और मर्डर की वारदात पर बवाल छिड़ गया है। चंडीगढ़ में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम अमरिंदर के खिलाफ जुलूस निकालकर इस्तीफे की मांग की। 21 अक्टूबर को हुई इस वारदात को लेकर पंजाब में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया। आसपास के दर्जनों गांव के किसानों ने टोल पर धरना दे दिया और टोल फ्री करने की मांग की। किसानों के आंदोलन को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते पति ने अपनी नवविवाहित पत्नी की चाकू से वार कर हत्या कर दी। पहले पति ने कुत्ते की जंजीर से गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो किचन में चाकू निकालकर अपनी 22 साल की पत्नी की हत्या कर दी और खुद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों ने लव मैरिज की थी। ग्रेटर नोएडा की साइबर क्राइम टीम ने एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर करोड़ों की ठगी करने वाला अफ्रीकन गैंग के 2 ठग गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से 96 रीराइटेबल एटीएम कार्ड, 2 कार्ड क्लोनिंग मॉड्यूल, 2 लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन, 2 पिन होल कैमरा और 10,000 रुपए नकद बरामद हुए। ये गैंग नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली में सक्रिय था। सरायकेला में पौराणिक शैव शिव मंदिर समेत आसपास के 3 मंदिरों में चोरों ने दान पेटी समेत आभूषणों की चोरी की। तीनों मंदिर से करीब 70,000 की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। सुबह मंदिर पहुंचे पुजारी ने चोरी की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। पंचकुला के माता मनसा देवी गोधाम गौशाला में अचानक 70 गायों की मौत हो गई। वहीं करीब 30 गायों का उपचार किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पशु चिकित्सा टीम का मानना है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से गौशाला की गाय, बछड़े और बैलों की मौत हुई है। टीम ने गायों को दिए जाने वाले चारे और मृत गायों के सैंपल कलेक्ट किए हैं। घटना के बाद हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गौशाला का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया। बरनाला में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी पड़ोस में रहने वाले 16 साल का लड़का बताया जा रहा है। बच्ची खेलते हुए अपने घर से बाहर आई थी, तभी आरोपी बहला फुसलाकर बच्ची को ले गया, जहां उसने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। बुलंदशहर में ककोर स्टेट हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बेकाबू ट्रक की चपेट में सेंट्रो और मैजिक गाड़ी आ गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग हादसे में घायल हो गए। घायलों में भी 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आईपीएल में कल खेले गए रोमांचक मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए कोहली की टीम बैंगलोर ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 164 रन का स्कोर खड़ा किया। बैंगलोर की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। मुंबई ने 5 गेंद बाकी रहते ही जीत के लिए 165 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही मुंबई अंक तालिका में पहले नंबर पर बरकरार है। मुंबई की जीत के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने महज 43 गेंद में नाबाद 79 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने 79 रन की अपनी पारी में 3 छक्के और 10 चौके जड़े। ईशान किशन ने 19 गेंद में 25 रन बनाए।
मुंबई के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 14 रन लुटाकर बेंगलोर के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।